नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। बता दें कि सीएम नीतीश के अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। कई प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक जी, आज सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, क्या अहम चर्चाएं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, 2 बजे दिन से ये बैठक होगी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना है। वो अपने आँख का इलाज कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 2 बजे दिन से ये बैठक रखी गई है। और इस बैठक में क्योंकि ये वर्चुअल बैठक भी होती है, लेकिन इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लाभ लिए जाते हैं क्योंकि राज्य सरकार ने कई योजनाएं ऐसी बनाई है और कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलनी है। दूसरी बात की, राज्य में जो कोरोना संकट से उत्पन्न के कारण सारे काम ठप हुए थे, तो अब विकास योजनाओं की गाड़ी तेज करने के लिए मुख्यमंत्री काफी परेशान है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार वो विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है। दूसरी बात की, बिहार में जो बाढ़ की विविधता आने वाली है उससे निपटने के लिए राज्य सरकार की जो योजना है उस योजनाओं को किस तरह से मूर्त रूप दिया जाए, इस पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो इसके अलावा जो सरकारी बहाली का मामला है उसको लेकर के भी विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को लेकर के भी सरकार गंभीर है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज की यह कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और इस कैबिनेट की बैठक में ये भी हो सकता है कि जो आने वाले समय में विधानसभा का जो वर्षाकालीन सत्र होता है तो वो इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन इतना आप जरूर कह सकते हैं कि आज की बैठक जो है तो काफी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई और कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। बात झारखंड की, तो झारखंड में भी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा सकता है। कई विकास योजनाओं को स्वीकृति मिल सकती है इस कैबिनेट बैठक में। बता दें कि आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा सकता है। कई विकास योजनाओं को इस झारखंड कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। तो बता दें कि झारखंड में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा इस बैठक में, क्या अहम चर्चाएं? झारखंड कैबिनेट की आज बैठक होनी है और लगभग 2 दर्जन से ऊपर प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। मुख्य तौर पे यदि बात करें तो जिस तरह से कोरोना काल में कई विकास योजनाएं प्रभावित हुई हैं, तो इस जो कैबिनेट की बैठक में कई योजनाओं को स्वीकृति मिल सकती है। वहीं जिस तरह से मानसून शुरुआत हो गई है, ऐसे में किसानों को कैसे उनका लाभ मिल सके, जो योजनाएं चल रही है राज्य में, ताकि किसानों का उत्पादन है वह बढ़ सके। तो इस तरह से देखा जाए तो किसानों से संबंधित भी कई योजनाओं पर आज प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं जिस तरह से कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस की शिकायतें अधिक मिल रही है और इसको देखते हुए कहीं न कहीं आज सरकार से जो महामारी है वह घोषित कर सकती है, क्योंकि जो संख्या है वह झारखंड में लगातार जो ब्लैक फंगस का संख्या है वह बढ़ रहा है। तो अब इसे महामारी घोषित किया जा सकता है राज्य में। तो इस प्रस्ताव पे भी आज मुहर लगने की अधिक चांसेस है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है और बैठक में लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, पटना से, जहां बेऊर जेल की सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है। बेऊर जेल से सटे कई मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। नगर निगम को यह आदेश दिया गया है।
तो बेऊ जेल से सटे कई मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया। बता दें कि बेऊ जेल की सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा, वहीं बेऊ जेल से सटे कई मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। नगर निगम को यह आदेश दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, पूरा मामला क्या है, किस तरह से बातें सामने रखी? देखिए, साथ पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, जिस तरह से बातें सामने आ रही कि बेऊ जेल की सुरक्षा को खतरा है, ये पूरा मामला क्या है, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? फोनों देके बात कर रहे हैं। देखिए करिश्मा, जिस तरीके से बिहार में सबसे बड़ा जेल बेऊर जेल है, आदर्श बेऊर जेल, और आपको पता होगा कि बिहार में जितने भी बड़े आपराधिक घटनाएं हुई हैं, आतंकी घटनाएं हुई हैं, उन सभी के प्रमुख अभियुक्त वहां बन गए। तो इस तरह से लगातार अधिकारियों की नजर रहती है, लगातार प्रशासन की नजर बेऊर जेल पर रहती है। हाल के दिनों में ये देखा गया है कि बेऊर जेल के अगल बगल कई ऐसे मकान बने हैं जो मकान बिल्कुल बेऊर जेल से सटे हैं और उससे बेऊर जेल की सुरक्षा को बहुत खतरा है। इसे देखते हुए कह सकते हैं कि आएगी प्रिजन जो है जेल की तरफ से, विभाग होम की तरफ से एक प्रस्ताव गया था सरकार को और उस प्रस्ताव पर सहमति बनती दिख रही है। वो प्रस्ताव अब नगर निगम को भेजा गया है कि वहां रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि देखा जाए कौन मकान से ज्यादा खतरा है, उन मकानों को चिन्हित करके उसके ऊपर के तल को तोड़े जाने की कार्रवाई की बात सामने आ रही है। फिलहाल विभाग को, नगर निगम को ये पूरा प्रस्ताव चला गया है। अब देखना होगा कि इस पर कार्रवाई कब होती है। लेकिन बड़ी खबर इसलिए है, ये पहली बार हो रहा है कि जेल के, बेऊर जेल के अगल बगल जो भी मकान वैसे हैं जिनसे बेऊर जेल की सुरक्षा को खतरा है, उन मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव नगर निगम को भेजा गया है, लेकिन ये डेट फिक्स नहीं है कि कब होगा, लेकिन ये कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है बेऊर जेल की। लेंगे तो बताते चले कि बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पटना से एसएसपी की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही। जहां रामकृष्ण नगर थाने के 3 सिपाही को गिरफ्तार किया गया। तीनों सिपाही पर होटल वाले से रंगदारी मांगे जाने का आरोप है। तीनों को जेल भेजा गया है। एसएसपी ने सिटी एसपी को जांच का आदेश दिया था। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हुए हमारे साथ फोन पे। मरगूब, किन मामलों को लेकर 3 सिपाही को जेल भेजा गया है, क्या अहम जानकारी? पटना बाईपास का रामकृष्ण नगर इलाका है, रामकृष्ण नगर वहां थाना है। उसी रामकृष्ण नगर थाने के अंतर्गत एक होटल है। उस होटल में मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने वहां 3 क्विक मोबाइल को थाने से भेजा गया और तीनों क्विक मोबाइल वहां पहुंचे और तफ्तीश शुरू गई। लेकिन इसी दौरान एसएसपी को इस बात की खबर मिली, शिकायत मिली, जो 3 जवान पहुंचे थे उन लोगों ने दुकानदार के साथ जबरदस्ती किया, उनसे पैसे छीने, उनसे रंगदारी की मांग की और उनसे पैसे ले लिए। इस बात की जानकारी मिली, एसएसपी ने जांच का आदेश दिया। सिटी एसपी पहुंचे, वहां जांच हुई। जांच में पूरा पर्दाफाश हो गया। ये तीनों सिपाही जब वहां पहुंचे थे, इन लोगों ने उसको मदद करना चाहिए होटल के लोगों को। तो इन लोगों ने उनसे पैसे मांगे, रंगदारी मांगे, जबरदस्ती मारपीट की और फिलहाल जांच रिपोर्ट के बाद तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। तीनों को रामकृष्ण नगर थाने में बंद किया गया। कल देर रात उन सभी को बेऊर जेल भेज दिया गया है। उन सभी की सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी गई है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी कार्रवाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और शायद पटना पुलिस ने या पटना के एसएसपी ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो, वो जांच में प्रमाणित हो, तो कोई भी व्यक्ति हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है करप्शन के खिलाफ। तीनों की गिरफ्तारी हो गई है, तीनों का सस्पेंशन हुआ है, तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करिश्मा, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। बढ़ेंगे अगली खबर की। यह तस्वीर पूर्वी चंपारण जिले के उसी बंजौरिया इलाके से आई है, जिस इलाके को प्रशासन अब भी बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करना मुनासिब नहीं समझ रही है। बहरहाल आपको बता दें कि इस बंजौरिया प्रखंड के लगभग दर्जन भर गांव बाढ़ के चपेट में है। ऐसे में किसी का तबीयत खराब हो रही तो गांव से शहर के अस्पताल तक पहुंचने के लिए एकमात्र व्यवस्था है तो वो है नाव।
इस बीच एक महिला की तबीयत खराब हो गई। महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसे लोगों के द्वारा आनन फानन में नाव पर लादकर शहर के अस्पताल में लाया गया, जिसका इलाज कराया जा रहा है। और साथ ही बताते चले कि सिकराना और कई छोटी छोटी नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। सड़कें पानी में डूबी हुई है, पुल पुलिया ध्वस्त होने के कगार पर है। तो बाढ़ में जिस तरह से बारिश हो रही है उसको लेकर लगातार जो बताते चले कि इलाके में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाका घोषित करना अगर प्रशासन की बात की जाए तो वो मुनासिब नहीं समझ रही है, लेकिन इस बंजरिया प्रखंड के लगभग दर्जन भर गांव बाढ़ के चपेट में हैं। ऐसे में किसी का तबीयत खराब हो रही है तो उसे गांव से शहर तक यानी अस्पताल पर पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है तो वो नाव है। इस बीच एक महिला की तबीयत खराब हो जाती है और महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो ये लोगों द्वारा आनन फानन में नाव पर लादकर शहर के अस्पताल में लाया गया महिला को, जिसका इलाज किया जा रहा है। वैसे करना और कई छोटी छोटी नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और सड़कें पानी में डूबी हुई है, पुल पुलिया ध्वस्त होने के कगार पर है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। समस्तीपुर से खबर जो आज समस्तीपुर जिले के सराय रंजन थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव के समीप एक युवती की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली के बाद सुनकर गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और युवती की पहचान सारंगगढ़ थाना के ही परिहारा पंचायत वार्ड संख्या के रहने वाले संजीव कुमार की पुत्री राधा कुमारी के रूप में हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गोली के बाद सुनाई पड़ी देर रात, तभी वह घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वहां युवती की एक शव पड़ी थी और उसके हाथों पर मेहंदी से एक लड़के का नाम लिखा हुआ था। तभी उन लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। वह इस मामले में मृतक युवती के परिजनों का कहना है कि वह घर से ननिहाल एक युवक के साथ बाइक से निकली थी, जो सराय रंजन थाना इलाके के रामचंद्रपुर के चौर से होकर जा रही थी और रास्ते में सुनसान था, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन मृतक युवती जिस युवक के साथ ननिहाल के लिए निकली थी, अब तक उसका पहचान नहीं हो सका है कि वह युवक कौन है। वही घटना के बाद अपराधियों ने युवती का मोबाइल भी साथ ले गया। पुलिस ने इस मामले में युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। रामचंद्रपुर के बीच में लड़की का मर्डर हो गया है। आइए वहाँ से हम लोग गए तो देखे गोली लगा हुआ है, माथा भी पार मारा हुआ है, पार निकाला हुआ, अब मुँह भरे ऐसे ही पकड़ लेटा गिरा हुआ है। वहाँ पहुँचे, कानूनी कार्रवाई होने के बाद अपना पोस्टमार्टम के लिए उठा के लाए। वो कहाँ जा रहे थे? शाहजहांपुर जा रहे थे। वो तो मालूम नहीं, लेकिन देखने से पता चला एक गोली लगा हुआ था माथा में। अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से हमारे सहयोगी मंटून जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मंटून, एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई, आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, सरायरंजन थाना क्षेत्र का जो रामचंद्रपुर गांव है उसके सीमा के नजदीक झगड़ा चौर है, झगड़ा चौर है, जहां जो है एक युवती की गोली मारने की आवाज सुनकर ग्रामीण जो है उस घटना स्थल पर पहुंचे, जहां युवती की जो शब्द जो है गोली से लगा हुआ शब्द जो है दिखाई पड़ा, जहां युवती की मौके पे ही जो है मौत हो चुकी थी। तो ग्रामीणों ने तो इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो देर रात जाकर जो है पुलिस जो है सबको शिनाख्त कर पाई। उसी गांव की जो है झगड़ा गांव की रहने वाली जो लड़की थी, जो संजीव कुमार झा की पुत्री राधा कुमारी के रूप में उसकी पहचान हुई थी। बताया गया कि जो 5 साल पहले कि उसकी जो है समस्तीपुर में कल्याणपुर में उसकी शादी हुई थी और उसका जो कोर्ट में मामला चल रहा था तलाक को लेकर। बाद में जो है वो कल अपने घर से एक युवक के साथ जो अपने ननिहाल की ओर निकली थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो युवक कौन था, इसकी जानकारी पुलिस को उसके परिजनों के द्वारा जो है नहीं दी गई है। लेकिन लड़की के हाथ में जो है एक अंकित झा करके जो है उसके हाथों में मेहंदी से लिखा हुआ था। तो वो जो है और तभी उसके संदर्भ में जो पुलिस ने पूछताछ की तो उसके परिजन ने बताया कि जो है उसी झाकरे गांव का एक लड़का है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना से जो राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक है, सीएम नीतीश के अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई गई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस बैठक में मौजूद है। सभी बैंकों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फुलम्पिया अशोक जी, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है, कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल है, क्या अहम चर्चाएं इस बैठक में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में स्टेट बैंकर्स कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं वो मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है और इसमें मुख्य सचिव के अलावे जो मुख्यमंत्री के दोनों मुख्य सलाहकार हैं और उनके जो प्रधान सचिव हैं चंचल कुमार और दीपक कुमार वो भी मौजूद हैं और इसके अलावे बैंकों के बिहार में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि राज्य में जमा के अनुपात बैंकों के द्वारा राज्य के निवासियों को सहयोग बैंकों के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वो छात्रों के लिए योजना है या फिर जो उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं उद्यमी उनके लिए भी राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन इस योजना में बाधा अभी तक बैंक के द्वारा लगाई जाती रही है और राज्य सरकार कई बार इस संबंध में आरोप भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बैंक अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के इस दौर के बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज ये बैठक आयोजित की है और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, बैंकों के कामकाज की जहां समीक्षा की जाएगी वहीं राज्य सरकार बैंकों को यह निर्देशित करेगी कि राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं बिहार की जनता के हित में, युवाओं के हित में, उद्यमियों के हित में दिया है उसमें बैंक सहयोग करें। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण बैठक है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बिहार में अभी तक सामान्य से 181% से अधिक यानी 261.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह पूरे देश में सर्वाधिक है। इधर सोमवार से प्रदेश के ऊपर वायुमंडल में सतह से 7 किलोमीटर ऊंचाई तक पूर्वैया और पक्षियां चलने लगी है। लिहाजा तापमान में 1 से 2 डिग्री में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में आंधी पानी में जबरदस्त तेजी दर्ज हो सकती है। अभी तक बाढ़ के खतरे से परेशान बिहार में वज्रपात की तीव्रता बढ़ने की आशंका खड़ी हो गई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, लगातार हो रही बारिश की वजह से क्या हालात देखे जा रहे हैं, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? देखा करिश्मा, मैंने कल ही बताया था कि मौसम विभाग के वैज्ञानिक से जो हमारी बातचीत हुई है, बिहार और यूपी के बीच जो टर्फ लाइन है, मानसून का टर्फ लाइन होता है, ये साइंटिफिक भाषा होता है, ये टर्फ लाइन बिहार यूपी के बीच में। तो जब टर्फ लाइन बिहार यूपी के बीच में, तो इसका सीधा मतलब है कि पूरे बिहार में सभी जिलों में बरसात, मेघ गर्जन और बारिश होगी, हल्की से भारी बारिश होगी। और कल रात तक यही स्थिति थी। अभी जो स्थिति है, अभी से थोड़ी देर पहले नवादा का इलाका है, नवादा में 3-4 घंटों में आंधी बारिश के साथ बरसात होगा। तो ये जब तक टर्फ लाइन, जब तक बिहार और यूपी का टर्फ लाइन, जब तक बीच से ये टर्फ लाइन परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। और खास करके क्योंकि आज आपको पता है 22 तारीख है, 23 जून तक ये अलर्ट है। 23 जून तक सामान्य से बहुत भारी बारिश होगी। आपको पता है कि बिहार में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है मानसून में। अगर पिछले 10 सालों की बात करें, 15 साल की बात करें, तो अभी तक आने 22 जून तक जितनी बारिश हो गई मानसून में, उतनी बारिश पिछले 10-15 साल में कभी नहीं हुई थी। मौसम विभाग ने पहले ही कर दिया था कि बिहार में मानसून बहुत ही भारी पड़ेगा, बहुत ही अच्छी बारिश होगी। तो ये टर्फ लाइन है, ये टर्फ लाइन बना हुआ है और यही कारण की भारी बारिश की आशंका है। आज भी कई जिलों में अभी से लेके देर रात तक भारी बारिश होगी, मेघ गर्जन होगा, बरसात की संभावना है। तो फिलहाल मौसम विभाग ने यही कहा है कि सभी जिलों में लोग खेतों में ना जाएं, खुले स्थानों पर खड़ा न हो। और खास करके जो शहर के लोगों के बारे में मौसम विभाग ने कहा है कि जो लोग सड़क पर चल रहे हैं, अगर वो पानी में फंस गए तो किसी पेड़ के नीचे वो खड़ा न हो, वो कहीं
मकसद के मकान में जाके खड़ा हूँ, पेड़ के नीचे खड़ा, उससे बरसात की ज्यादा संभावना है और निश्चित तौर पर नुकसान होने की संभावना है। फिलहाल ये अलर्ट है और ये अलर्ट कल तक जारी रहेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मुनको। झारखंड में इस बार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल हर वर्ष जून माह में अमूमन 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन इस साल अभी तक 219 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर में बने साइक्लोनिकल टर्फ होने की वजह से झारखंड में इसका असर देखा गया है और इस दौरान राज्य के लगभग सभी जिलों में खूब बारिश हुई है। अब निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में बारिश में कमी आएगी, लेकिन बूंदाबूंदी होती रहेगी। साथ ही तापमान में भी 2-3% की वृद्धि देखी जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले एक सप्ताह में बारिश में कमी आएगी और धूप खिली दिखेगी। झारखंड में जो मानसून है वो सक्रिय रहा है और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो जमशेदपुर में मिली है। 55.4 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर में देखने को मिली है और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी जमशेदपुर में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अभी जो बारिश हो रही है उसका मुख्य कारक ये है कि जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था ईस्ट उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग बिहार के आसपास में, उसी के कारण ये गढ़वा सदर थाना परिसर में हाथों में हथकड़ी लटकाए ये वो बेरोजगार युवा हैं जो एक अपराधी जिसका नाम दीपक कुमार है, उसके चलते ये सभी अपराधी बन गए। दरअसल गढ़वा जिले के कांडी के मुकापी मोड़ और केतार के खैरवा में बाइक लूटकांड के 4 अभियुक्त को कांडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल बरामद किया गया है। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने कहा कि गिरफ्तार एक अभियुक्त दीपक कुमार पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है, वह शातिर अपराधी है। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला कि उसके बाद इस लॉकडाउन में बेरोजगारों के लिए 12,000 की नौकरी है। इस पोस्ट को देख बिहार के बक्सर का रहने वाला अतुल कुमार नामक एक युवक राजस्थान जयपुर में काम करता था, वह सीधे गढ़वा आ गया और दीपक से काम मांगा, जिसके बाद दीपक ने काम के बदले उसे एक पिस्टल थमा दिया और उसे सड़क लूट कर लाने को कहा, जिसके बाद अतुल ने बाइक लूट की 2 घटनाओं को अंजाम देकर अपने घर बिहार के बक्सर जिला चला गया। 30/5 को मुकापी कांडी मार्ग पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों द्वारा अवधेश राजवार नामक व्यक्ति से उसके नई मोटरसाइकिल हथियार के भय दिखाकर उससे लूट लिया। उसका साथ में 4 पैसे, मोबाइल, सामान वगैरह आदि लूट लिए गए। इस लूटकांड में कांडी थाना में कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज कर टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा लगातार इस ओर छापामारी कर और प्रयास किया गया, तो इसका फलस्वरूप इसमें शामिल अपराधीगण गिरफ्त में आए। और गुमला के सीमाना पर स्थित औरकी गांव में बड़े मंदिर का निर्माण होने से गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। औरकी गांव में 75% लोग बंगाली समुदाय के हैं। इस गांव मंदिर के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, मगर लोहरदगा शहरी क्षेत्र के रहने वाले संतोष मुखर्जी ने अपने सास और ससुर की याद में भव्य शिव मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर प्रांगण में अपूर्ण देवी, बता दें क्या, गणेश, लक्ष्मी, बजरंगबली सहित अन्य देवताओं को विराजमान किया गया है। इसकी वैदिक मंत्रोच्चार के लिए बनारस, देवघर और गिरिडीह ने की है। सास ससुर की याद में बनाए गए मंदिर की चर्चा हर ओर हो रही है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ये मंदिर संतोष कुमार मुखर्जी और उनके परिवार के द्वारा अपने ससुर जी के और सास के प्रभाषिनी देवी और पंडित विपिन चंद्र अधिकारी की याद में बनाया गया है। ये 21 जून बहुत खुशी का दिन है। हमारे साथ स्वर्गीय सास ससुर के याद में शिव मंदिर का निर्माण किया गया। मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन के द्वारा गोपालगंज में भी कोविड-19 के मरीजों की सेवा के लिए करीब 10 लाख रुपए के मूल्य के मेडिकल किट उपलब्ध कराए गए हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की संस्था बाबा सिद्दीकी विचार मंच के जरिए यह मेडिकल किट गोपालगंज पहुंची, जो गोपालगंज बताते चले कि इस मेडिकल किट में लगभग बताते चले कि 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10 यूपीएस ऑक्सीमीटर के अलावा कई पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और कई अन्य महंगी और जरूरी मेडिकल किट उपलब्ध कराए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रवंश गिरी और फटुन्ना गिरी ने कहा कि सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन के द्वारा बाबा सिद्दीकी के विचार मंच के सहयोग से गोपालगंज में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कई मेडिकल किट दिए गए हैं, जो गोपालगंज के जरूरतमंदों के बीच में उपलब्ध कराया जाएगा। सलमान खान जो अभिनेता हैं, उनकी एक संस्था है बीइंग ह्यूमन, और बाबा सिद्दीकी जो इसी गोपालगंज के रहने वाले हैं मांझा के, उनकी एक संस्था है बाबा विचार मंच। उसी के द्वारा ये जो साधन जो दिए गए हैं, जो इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और बहुत सारे पीपी किट से लेके बहुत सारी सी चीज़ें हैं, जिससे कि हम लोग एक साथ आज के डेट में 20 से अधिक लोगों को ऑक्सीजन देने में सक्षम हैं। कॉन्सेंट्रेटर है, इससे एक बार में हम लोग 18 लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं, और 10 कंसंट्रेटर भोरे विधानसभा क्षेत्र के लिए वो संस्था दी है, जिसको माननीय मंत्री सुनील कुमार जी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।